मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे तो आप स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते हो। एल्गो ट्रेडिंग में मतलब कैसे काम किया जाता है, क्या होता है, हाउ यू फाइंड एन एज विद एल्गो ट्रेडिंग रादर देन मैनुअल एग्जीक्यूशन? जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर बहुत पैसा लग रहा है, तो हम्म, वहां पर कैसे एल्गोस या फिर हम्म। सिस्टम्स वो करते क्या है इतनी बड़ी कैपिटल को ट्रेड करने के लिए, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? इफ ऑलमोस्ट अगर आप डेटा को आप एनालाइज करेंगे तो हर एक टिक पे ऑलमोस्ट लगभग 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए टिक। आपके हिसाब से क्या जो रिटेल है ये मार्केट मूव कर रहा है, या फिर मार्केट मूव हमेशा मार्केट मेकर्स ही करते हैं जो इंस्टीट्यूशन? हो आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हैं, हम्म। तो आप सर मतलब अपना सारा पैसा ऑप्शंस में करते हैं कि आप धीरे धीरे कुछ कुछ प्रॉफिट्स जो होता है वो आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग और इन सब पे भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं? हाय संतोष जी, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। एंड आज के पॉडकास्ट में हम लोग आप लोगों से सीखने वाले हैं कि आप कैसे हम लोगों को ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, एल्गोस, इन सब के बारे में हम लोग आपसे नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसी रही है, आप कैसे ट्रेडिंग में आए, एंड आगे आपका क्या प्लान है? सो इस चीज़ के बारे में सर प्लीज़ थोड़ा बताइए। थैंक यू सर जी फॉर द इनविटेशन। थैंक यू, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का। एंड ट्रेडिंग तो कोइंसिडेंटली मतलब आ गया हुआ, अदरवाइज तो मैं साइंस का स्टूडेंट था ना वो आईटी में था, मैं आईटी सिक्योरिटी में था। ओके तो ओके सिक्योरिटी से सिक्योरिटीज में आ गया हूँ। मस्ती में कहता हूँ कि मैं आईटी सिक्योरिटी में था, साइबर सिक्योरिटी में। वो भी सिक्योरिटी था, ये भी सिक्योरिटीज है। ओके तो सही बात। जर्नी कुछ वैसे रही। तो लगभग 2004 में आई थिंक 2002 में आप ज्वाइन माई जो अर्लियर कंपनी थी, तो मुझे कुछ ओके, ESOPs मिले हुए थे जो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था ESOP का। अच्छा। क्योंकि मुझे मतलब शेयर मार्केट का मुझे मतलब एस भी पता नहीं था उस जमाने में। तो और तो मेरे जो टीम मेंबर्स थे वो तो मतलब लैपटॉप ला के वो हमेशा ट्रेडिंग वीडिंग ही किए करते थे। हम्म, तो मैं उनको बोलता था कहाँ जुआ हुआ कर रहे हो यार। यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी मिली, यहीं पे जॉब करो। तो बट फिर 2006 का जमाना आ गया, लगभग 6 के टाइम में, जहाँ पे ऑनरेबल जो हमारे एफएम थे उस जमाने में, हम्म। चिदम्बरम जी, तो उन्होंने कुछ एक नया टैक्स डाल दिया था, फ्रेंच बेनिफिट टैक्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उससे क्या हुआ था कि जिनके पास भी शॉप्स शॉप्स थे उन पे उन्होंने कहा था कि हमें टैक्स अभी एप्लीकेबल हो जाएगा। वो टैक्स चाहिए तो आप काम वाले करने उनसे ले सकते हो या कंपनी भी पे कर सकती है। ओके। दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन क्लियर पिक्चर दिया हुआ नहीं था। तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने बोला कि बिफोर ये एप्लीकेबल हो जाता है उसके पहले हम लोग एक्सरसाइज करवा देंगे। तो फिर उन्होंने उन्होंने बताया कि संतोष जी आपको भी दिया हुआ था कुछ ESOP, आप भी एक्सरसाइज करवा दो। तब तक मुझे वेस्टिंग डेट क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है, मुझे तो पता है एक्सरसाइज कुछ ऐसा चीज होता है। तो फिर वो पेपर ढूंढा, तो फिर जब पेपर देखे फिर उन्होंने बताया कि हमें इतना कैपिटल डालना पड़ेगा पेपर के लिए, वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर जाके मुझे माउस पेपर का वैल्यू पता समझ में आया कि अरे ये पेपर की वैल्यू तो काफी ज्यादा है। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि वो अभी शेयर मार्केट में आ जाते हैं। ऑल्दो मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट काफी पहले से ही थी। ओके। तो फिर हमने उसके अंदर जाकर हमने इस शॉप में डाल के वो एक्सरसाइज करवा के किया, तो फिर जाके मतलब इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा वहां से अच्छा, आने लगा। ज्यादा हो गया। हाँ, अच्छा। चूंकि पैसा दिखा तो फिर इंटरेस्ट आ गया। ईसॉप्स एक बार आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ना ईसॉप्स नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत लोग कॉर्पोरेट्स में नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता। करेक्ट। तो क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या किसी स्टार्टअप में काम करते हो, हाँ जी। वो कंपनी आपको शेयर्स दे देती है। ओके। ठीक है, वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होता है। ये नॉर्मल ऑप्शन है, ऑप्शन होता है, वो स्टॉक ऑप्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि अज्यूम कीजिए कि कोई कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है भी है, ओके। और आप ज्वाइन कर रहे हो। वो कंपनी बोलती है कि हम सैलरी के अलावा आपको कुछ एड ऑन चीज देना चाहते हैं। वो ESOP हो सकता है, वो ESOP का 2 3 मतलब होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी की शेयर 100 रुपए में चल रही है, तो हो सकता है कि कंपनी आपको उसको फेस वैल्यू पे दे दे। तो फेस वैल्यू कभी भी कम होती है, एक हमेशा रुपये 10 रुपए। हाँ ऐसे ऐसे। कुछ होती हाँ है जी। फेस वैल्यू, और दो शेयर की प्राइस 100 रुपये होती है। तो कुछ कंपनीज आपको फेस वैल्यू पे शेयर दे देती है। कुछ कंपनी बोलती है कि हम कुछ सर्टन 50% डिस्काउंट पे, 75% डिस्काउंट पे आपको शेयर दे देंगे। ओके। लेकिन वो शेयर आपको एक दिन में नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है कि हर साल में कुछ कुछ शेयर्स आपको डेट आते रहते हैं, उस डेट के हिसाब से आप कर सकते हो। तो और एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लंबे समय तक कंपनी के साथ रहोगे इसी बहाने। हाँ और जी। प्लस फायदा क्या होता है कि अगर शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, डिविडेंड्स आ गए, बोनस आ गए, स्पेशली बोनस शेयर्स आ गए हैं, या प्राइस बढ़ जाती है, तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाता है उसमें। ओके। सो वो टैक्टिक्स होती है, मतलब टैक्टिक्स नहीं बोला जाए, इंकरेजमेंट हाँ मोटिवेशन ऑब्वियसली है। एक एडिशनल बेनिफिट। करेक्ट होता है, तो ताकि आप लंबे समय तक कंपनी में काम करो और आप उसका बेनिफिट उठा सको। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। या ओके। सो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि
आप ये क्वांट ट्रेडर हैं, अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आप डेवलप करते हैं एंड आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं चीज़। ऑप्शन ओरेकल सॉफ्टवेयर से मैं आपको जानता हूँ, तब से मैं आपके पास ही टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ रहा था। तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि सर ये अल्गो ट्रेडिंग में मतलब कैसे काम किया जाता है, क्या होता है, हाउ यू फाइंड एन एज विद अल्गो ट्रेडिंग रादर देन मैनुअल एग्जीक्यूशन। तो एक बार थोड़ा उस चीज़ पे आप एक लाइमलाइट देंगे प्लीज। सो गाइस, ट्रेडर समिट आ गया है 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर, 3 दिन का बहुत ऑसम रेजिडेंशियल इवेंट होने वाला है आपकी अपनी बेंगलुरु में। सो होगा क्या इसके अंदर, इंडिया के बेस्ट फंड मैनेजर्स, एल्गो ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, स्विंग ट्रेडर्स सब आने वाले हैं। ओके, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत तगड़ा इवेंट होने वाला है। आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, एक्सपायरी ट्रेडिंग लाइव देखना चाहते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग के अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, इंट्रिकेसी समझना चाहते हैं, मास्टर क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये इवेंट आपके लिए रहने वाला है। मल्टी बैगर्स हो गए, सब कुछ हो गया, बहुत क्रेजी इवेंट होने वाला है। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी नेटवर्किंग प्रॉपर नहीं है तो आपको ग्रोथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर यू वर्क ऑन द नेटवर्किंग पार्ट, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड ये इवेंट वही है। ओके, सो मेक श्योर आप फटाफट अपनी टिकटें बुक करें। 40% का डिस्काउंट मिल रहा है यार, अभी 40% ऑफ। सो कल से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फटाफट जाके टिकट बुक करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टिकट्स मिल जाएंगी, मिस आउट मत करना। ओके, आई विल सी यू इन बेंगलुरु एंड नाउ ऑन टू द पॉडकास्ट। ठीक है, तो अल्गो ट्रेडिंग बेसिकली अगर आप देखो तो उसका वर्ड ये अल्गो और ट्रेडिंग है। हाँ जी। अल्गो का मतलब क्या होता है कि कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है, आपके हाँ जी। कुछ नियम है जो आपने बना के रखे हुए हैं। ओके। That is अल्गो। अल्गो का मतलब सिंपल भाषा में कि कुछ रूल्स है जो आपके शुरू से आपने एक रूल्स बना के रखे, इस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूंगा। ओके। वही होगा अल्गो, ठीक है। लेकिन प्री वो रूल, डिफाइंड। हाँ, प्री डिफाइंड रूल्स है। अगर उसी रूल से ट्रेडिंग होती है, अच्छा। ऑर्डर्स जाते हैं आपके ब्रोकर्स के हाँ जी। पास, हाँ जी। और फिर एक्शन के पास जाता है, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसको ट्रेडिंग कहा जाएगा। ओके डन। दोनों कॉम्बो को जब कर दोगे कि आपके रूल के साथ अपने आप सिस्टम ट्रेडिंग कर रही है, हम्म। ताकि आप कर रहे हो, हम्म। ठीक है, ऑन योर बिहाफ सिस्टम ट्रेडिंग करेगी। ओके। तो हम बोलते हैं अल्गो ट्रेडिंग। तो उसमें काफी मतलब पार्ट्स होते हैं अल्गो ट्रेडिंग में। पहले सबसे पहली बात होता है कि आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं। ओके। मेरे पास क्या रूल्स रहेगा, हम्म। प्राइस एक्शन बेस होगा, इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स बेस होगा, वॉल्यूम बेस होगा, या ऑप्शन के प्राइसेस पे होगा, ओआईज पे होगा, वोलाटिलिटी पे होगा। तो कुछ आपकी जो भी आपकी नॉलेज है उस हिसाब से एक रूल्स बनानी पड़ेगी। ओके। ठीक है, वो रूल्स बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो कोड आप मल्टीपल लैंग्वेजेस है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, गुज्जू बोलते हैं, हाँ जी। हाँ गुजराती जी। बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। वैसे हर लैंग्वेज मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। जो आजकल जो सबसे ज्यादा चलता है वो पाइथन चलता है। पाइथन में चलता है जी सर। पाइथन चलता है। आप आर में भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। आप अमी ब्रोकर्स, जो पुरानी जनता है, जो इनफैक्ट हाँ मैं जी, आमी इस ब्रोकर। जमाने में आर में मैं किया करता था बहुत पहले, हाँ। ठीक है। फिर जेएस नोड्स वगैरह वगैरह भी है, जो कुछ जावास्क्रिप्ट वाले भी है, जो कुछ जनता वहां भी कर लेती है। तो बट जो अच्छा जो अच्छा। काफी फेमस है वो आज की तारीख में पाइथन है, या तो सी शार्प वाला लाइब्रेरीज है। इनफैक्ट मेरे पास दोनों भी है। तो हाँ जी। हाँ जी। हाँ विंडोज के कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जी, सी शार्प ज्यादा लोग यूज करते थे। हाँ, तो सी शार्प में क्या होता है कि आपका एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट होता है। हाँ जी। हाँ जी। और पाइथन क्या होता है कि एक लाइन पढ़ता है, फिर उसको एग्जीक्यूट होता है, नेक्स्ट लाइन पढ़ता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, तो उससे सही हो बात। जाएगा, दोनों कॉम्बिनेशन चल जाएगा। ओके। तो इसमें फिर हमने रूल्स ले लिया, हमने उस लैंग्वेज में डाल दिया कि मशीन, ताकि मशीन समझ पाए आपकी क्या रूल्स है। हम्म। फिर उसके बाद होगा कि अभी आपको रूल्स बनाना है, मतलब आपका रूल्स तो हो गया, लेकिन रूल्स को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको तो डेटा भी आनी चाहिए, क्योंकि हम्म। आपके इंडिकेटर्स बनेंगे वो डेटा फीड बनेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, उसी अलगू के अंदर लिखते हैं कि आपको डेटा फीड लेनी है। वो डेटा फीड हो सकता है कि आपके ब्रोकर से आ जाए, या तो आपके डेटा प्रोवाइडर से आ जाए। तो अंडरस्टूड। आपको देखना है कि कहाँ से फीड आ रही है। तो फीड कंटिन्यूसली आके आपके सिस्टम पे जमा होती रहती है, और उस फीड पे वो खुद जाके वो आपके इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम बेस जो भी है, वो रूल्स को वो कोशिश करता है कि वो क्राइटेरिया मीट हो गया क्या। ओके। जो टाइम बेस भी हो सकता है। हम्म। जैसे क्राइटेरिया मीट होता है, वो बोलता है कि बस मैं अभी ऑर्डर्स को फ्लो करता हूँ, फिर वो आपका ऑर्डर्स को वो एक्शन में भेज देता है, वो ऑर्डर्स चले जाते हैं। दैट इज अल्गो ट्रेडिंग। ओके। ठीक है, तो उसमें अभी अल्गो ट्रेडिंग करना है क्यों, क्या इसमें दो चार रीजन हो सकता है। एक है कि आप बहुत बिजी हो, ठीक है, ओके। क्योंकि आप मल्टीपल काम, आप जॉब में हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आप अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो कि चलो एक मशीन बना देता हूँ, बॉट बना देता हूँ, जो अपने आप कर देगा। एक चीज वो हो सकता है। सर एक सेकंड, सवाल था मेरा, अब मैं यस सॉरी आपको सर। टोक रहा हूँ।
सर ये जब भी हम कोई सिस्टम्स बनाते हैं, स्पेशली कंप्यूटर्स बनाते हैं हम, जैसे हम्म, अल्गो ट्रेडिंग इज कंप्यूटर, जहाँ पर हम करेक्ट लोग अपनी प्री डिफाइंड चीज़ें उसको फीड कर रहे हैं। करेक्ट सर हाँ। उसमें फेल सेफ का क्या सिस्टम रहता है? जैसे अब अगर हम मैनुअल कर रहे हैं तो हमें लॉस दिखता है कि यार हमें दिन का 1 लाख का नुकसान लेना था, 5 का ले लिया, भाई काम कर, बंद कर यार, निकल यहाँ से। करेक्ट हाँ। अब सर अपने में क्या होता है, अगर मान लो डेटा फीड में कोई प्रॉब्लम आ गई या करेक्ट हाँ। फिर, हाँ जी, तो वो हम कैसे डील करते हैं सर? एक बार ये बहुत लोगों का सवाल आता है कि काफी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी। पहली बात है कि जैसे लेट्स से कि मुझे चोट कहाँ कहाँ लगने वाली है, ठीक है। या तो मार्केट क्रेजी सा मूव करिए या हम्म, अनप्रेडिक्टेबल मूव हो गए, हाँ जी, तो हमें कंट्रोल रखनी पड़ेगी कि आपके पास जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे आप बोल रहे हैं मेरे पास स्टॉप लॉस होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही ट्रेड आ गई उसके पहले आप स्टॉप लॉस डाल दो। ठीक मतलब है। ट्रेड लेते ही इमीडिएटली जैसे ही ट्रेड आ गया वैसे आप स्टॉप लॉस, अभी स्टॉप लॉस डालने के दो तीन तरीके हैं कि हम्म, आप स्टॉप लॉस अपने सिस्टम भी डाल कर रख दो। ओके, एक्शन के पास गया है नहीं, ब्रोकर्स के पास नहीं गया, बट आपके सिस्टम में बना हुआ है। ओके, ठीक है। सेकंड हो सकता है कि नहीं, मुझे डर लगता है कि मेरे ब्रोकर्स भी बैठ सकता है इन बिटवीन, तो लेट मी सेंड इट टू द ब्रोकर एंड एक्शन पर जाके वहां पर रुक जावे। अच्छा, तो एक तो है कि आपको जैसे ही ट्रेड आ गया, बेस्ड ऑन कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी नेकेड है तो मैं बोलूंगा कि आप इमीडिएटली, इनफेक्ट ट्रेड लेने के पहले चाहिए तो आप स्टॉप लॉस भी भेज दो। इनफेक्ट मैं बोलता हूँ कि पहले स्टॉप लॉस भेजो फिर एंट्री करो। ठीक है। हाँ, सही बात है, हाँ, तो उसको बोलते हैं SET, कि हाँ, पहले स्टॉप लॉस भेजो फिर एंट्री की बात करो फिर टारगेट सोचो। सही बात, ठीक सही है। बात, सही बात, तो सही उसको बात। बोलते हैं सेट द ट्रेड बोलता हूँ मैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एंट्री जैसे एंट्री मिली ना आम जनता के लिए, तो आप उसमें स्टॉप लॉस डाल दीजिए। लेकिन जैसे ऑप्शन में हम क्या करते हैं कि हम इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, हेज स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एच, जी, 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 यहाँ जी। पे हमारे पास इंश्योरेंस रहता है। मुझे पता कि चाहे मार्केट 10 तक के ऊपर चले जाए या 10 तक के नीचे चले जाए, देयर वुड बी अनलिमिटेड, इससे ज्यादा नुकसान होगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आती है। तो ओके, आप उस तरीके की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, तो आप फ्यूचर के साथ साथ एक लॉन्ग, अगर फ्यूचर्स बाय कर रहे हो तो साथ में एक लॉन्ग पुट भी बाय कर लो। तो हाँ आपको जी, पता है कि अगर कुछ भी अनसर्टिनिटी होती है, अगर वो मार्केट लॉन्ग पुट क्रैश होता है, प्रोटेक्शन दे तो देगी। लॉन्ग पुट आपका दे देगा, भले ही आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या ना हो। ओके, वो आपके आपको प्रोटेक्शन देगा। तो आपको मतलब दो या तीन तरीके हैं जिससे आप वो कर सकते हो। तो मेरे केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम इंश्योरेंस साथ में ही भेज देते हैं। इनफैक्ट हम कोशिश करते हैं कि इंश्योरेंस पहले जाए। हम्म, कि आपको गाड़ी आप खरीदने जा रहे हो शोरूम में, तो पहले तो हम बोलते हैं पहले इंश्योरेंस लो सही, फिर शोरूम के अंदर जाइए गाड़ी निकालने के लिए। सही, क्योंकि सही बोलते बात। हैं कि गाड़ी बाहर आते आते ही चोट लग हाँ, जाए। हाँ, कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? सही करेक्ट। बात। तो आप अलगो में हम वैसे ही डालते हैं कि पहले इंश्योरेंस लेते हैं और फिर जो मेन पोजीशन है वो लेते हैं। प्लस आपकी जो पोजीशन साइजिंग होती है वो सबसे क्रिटिकल होती है। ओके, तो हम लोग उस पोजीशन साइजिंग पे एक वो भी रफ निकालते हैं कि अगर आज ही हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेते हुए विद इन अ सेकेंड 10% का अपर सर्किट आ गया, लोअर सर्किट आ गया, दोनों। ठीक है। हम्म, वो सिग्मा मूव यहाँ आ गया वहां आ गया, तो आपका वार क्या है, मतलब वैल्यू एट रिस्क कितना है। वैलिड रिस्क क्या है? जी, तो मतलब 20% है, 25 है, 30 है, वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, इन्फानाइट नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली। ठीक है। अगर आपको एक कैलकुलेट कर लो कि अब आपको इतना कैपिटल है और इतना है, तो फिर आपको लगता है कि आप डाइजेस्ट कर सकते हो, तो यू कैन वेरी वेल गो आइडिया। सर एक सवाल था, हम्म। सर वैल्यू एट रिस्क जो होता है, ये हम कैप, फॉर एग्जांपल हम स्ट्राइडल ट्रायंगल ओपन करते हैं तो हम उसमें अगर हम जब कॉन्डोर्स बनाते हैं, फ्लाइज ऐड करते हैं, तो हम वो VAR को हम कैप कर रहे हैं ना? करेक्ट यही आप करेक्ट बताने की, ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेसिकली है कि अगर हमने आयरन कोंडो बना रखा हुआ है हाँ जी, और हम बोले कि सीधा सीधा डबल अपर सर्किट लग गया है हाँ इंडेक्स में, जी, हाँ जी, तो आपको कितना लॉस होगा। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर करेक्ट। रहे, कि आपको समझना है कि आपके ऑर्डर्स चले गए और आपके एरिया की लाइट चली गई। हाँ, हाँ, सही बात है। आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी गायब हो गई है। ओके, ठीक है। तो एक्शन में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और उसमें आपके पास चांस भी नहीं मिला है कुछ एडजस्ट करने का। ओके, तो विदाउट एनी एडजस्ट किए हुए वर्स्ट केस लॉस क्या होगा आपका, अच्छा, दैट इज ये वैल्यू एट रिस्क। फॉर वैलिड। एग्जाम्पल कि लेट्स से कि हमने एक शेयर लिया ABC कंपनी का जिसका 100 रुपया है, शेयर की बात कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू रिस्क क्या होगा। 100, जो जितना भी आपने लिया है साला मैक्सिमम। वो उतना हो सकता है भले, और तो एक दिन के लिए हो सकता है कि वो लोअर सर्किट कितना एक दिन का 20 वो हो सकता है, 40 हो सकता है, डबल लोअर सर्किट हो सकता है, वो सही, आप सही बात, सही बात। प्रैक्टिकली मान सकते हो वैसे। ओके, तो समझ। उस हिसाब से हमें वो कैलकुलेशन करके वो माइंड में रखना पड़ता है, क्योंकि आप मशीन कर रहे हैं ट्रेड, तो हम्म, आपको ये सारा चीज दिमाग में रख के कैलकुलेट करके बढ़ना पड़ता है। तो ओवर साइज पोजिशन कभी नहीं करनी है। ओके, समझ गया, गॉट। तो सर मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा कि ये जितने भी बिग कॉरपोरेट्स होते हैं, आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, हम्म, जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल यूज हो रही है, लेट्स से 50 CR, 100 CR और हम्म, प्लस, और मेरा ये मानना है कि एज अ ट्रेडर मैं मैनुअल एग्जीक्यूशन करता हूं, तो हम्म, मुझे फीलिंग आती है कि आफ्टर लाइक 5 और 10 CR
आप कहीं ना आपके लिमिटेशंस रीच हो जाती हैं। ओके, करेक्ट। हाँ, एज अ मैनुअल एग्जीक्यूशन मैं बोलता हूँ, जैसे हाँ। ऑप्शन बाइंग जो है मैं एक टाइम पे 50 60 70 पे करता था, बट देन आई ड्रॉप्ड इट टू 20 lakhs। एंड देन ओके। उसके बाद मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 20 में भी आप कर रहे हो, आप 10,000 क्वांटिटी आराम से उठा सकते हो, और उससे करेक्ट। आप ऑन एन एवरेज जनता से ज्यादा लिविंग निकाल सकते हो। अगर आप क्वांटिटी भी ना बढ़ाओ, उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो। सिंपल, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि सर, जैसे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर बहुत पैसा लग रहा है, तो वहां पर कैसे एल्गोस या फिर सिस्टम्स, वो करते क्या है इतनी बड़ी कैपिटल को ट्रेड करने के लिए, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? इफ यू कैन गिव सम लाइट ऑन टू दैट। तो इनफैक्ट अल्गो में एक रीजन मेरा आने का ये भी था कि स्केलेबल है। ठीक स्केलेबल, है। जी जी ठीक जी। है, अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे तो आप स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते हो कि हाँ जी, आप लिमिटेशंस अभी। 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ देखिए आप कर सकते हो, 10 करोड़ कर सकते हो, लेकिन उससे हाँ। ज्यादा बड़े में स्केलेबल नहीं कर सकते, या वॉल्यूम नहीं उतार सकते हो, चढ़ा सकते हो। हम्म। आज अगर मैं बोलूंगा कि आपको 10,000 ऑर्डर्स आज डालने हैं हाँ जी, एक ही दिन सही में, बात। इंट्री में, और 10,000 ऑर्डर्स वापस निकाल देने हैं, क्योंकि आपके निफ्टी में आप 900 क्वांटिटी 1,800 क्वांटिटी जो भी है लिमिट्स, उसको हम्म। ज्यादा नहीं ला सकते एक ऑर्डर में। सही बात, उसमें बास्केट्स बनाने पड़ेंगे, डिले एग्जीक्यूशन करने होगा। पड़ेंगे, अंडरस्टूड। इंश्योरेंस लेके जाने पड़ेंगे, चार चार लेके जाएंगे, वो सारा तोड़ ताड़ के भी अगर आपके 5,000 10,000 ऑर्डर आ गए हाँ जी, तो हाँ जी। इंसान की बस की बात नहीं कि उतने ऑर्डर डाल सके। सही बात, सही बात। तो जो ये बिगर इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्या करते हैं कि पहली बार वो एक के भरोसे नहीं होते हैं, क्योंकि एक के हम्म। भरोसे में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी टीम को सेग्रेट करते हैं, 10 10 20 लोगों की टीम उनकी होगी, हम्म। टीम को सेग्रेट करते हैं और टीम को बोलेंगे आप इंडिविजुअली अपने हिसाब से एक ही स्ट्रैटेजी बनाओ, वो दो और दोनों आप बता देंगे कि आपके पास इतनी वार है, आपकी स्टडी में आप वाले रिस्क का जो होगा उतना आप ले सकते हो, उससे ज्यादा अपनी बाकी स्टडी अपनी अपनी बनाओ। हम्म। जो टीम होती है वो साइलो में काम करती है, अपनी अलग अलग स्टडीज बना लेती है। फिर वो क्या करती है, वो सारा जब इंडिविजुअल स्टडीज बन गई तो फिर वो कंबाइन लेके वो अपने आप पे उनका इक्विटी कर्व से वो निकालते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में हमारा कितना हम कमाने की डाइवर्सिफिकेशन, पहली बात तो अपने आप डाइवर्सिफिकेशन आ गया। फिर हम्म। इस लोगों की टीम है तो आप कुछ हो सकता है कि कुछ बाइंग ऑप्शन करे, कुछ मोमेंटम में करें, कुछ जो वोलाटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग करें, कुछ हम्म। प्राइस एक्शन बेस्ड करें, तो वो एक हमको एक वैरायटी चाहिए, हम्म। ताकि हम किसी एक पे निर्भर नहीं रह रहे हैं। हो सकता है कोई नॉन डायरेक्शनल हो, कोई डायरेक्शनल हो। हम्म। ठीक है, और सबके स्टॉप लॉसेस अलग अलग होते थे, एक ही टाइम में सबके स्टॉप लॉस नहीं हिले, कुछ का अभी टूट जाए, कुछ का बाद में टूटे चलेगा। हम्म। सो वो दे ट्राई टू ऐड एज मेनी एज स्ट्रैटेजीज ट्रेड्स पॉसिबल, पहली बात वो होती है। ठीक है। सेकेंड होता है कि वो कंबाइन जब बन जाती है सबकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो साइलो में बनाया हमें पता नहीं कि कैसा चलेगा, तो हम सही उनको बात। उठा के हम एक सबका ओपिनियन को कंबाइन करके वी ट्राई टू मेक अ इक्विटी कर्व, कि अगर मैंने इनको एज अ प्रोडक्ट बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट सबको मिला के, तो मुझे हम्म। उसका इक्विटी कर्व कैसा आएगा, मतलब पे ऑफ कैसा आएगा। ओके। और पे ऑफ में फिर हम जाके वहां पे कैलकुलेट करते हैं कि वहां पे ड्रॉ डाउन कैसा होगा, कि मुझे जो मैक्सिमम टॉप से अगर नीचे गिर रहा है तो 5% गिर रहा है, 10 गिर रहा है, 20 गिर रहा है, वो आपको एक पिक्चर दे देता है। ओके। तो उसके हिसाब से फिर उन्हें एक व्यू मिल जाता है कि ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अग्रेसिव है, तो फिर उस बंदे को बोलेंगे कि ठीक है आपकी स्ट्रैटेजी अग्रेसिव है तो आप 50% ही कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो। अच्छा। ये स्ट्रैटेजी आपकी थोड़ी कंजर्वेटिव हो तो आप थोड़ी ज्यादा डिप्लॉय कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन तो मैनेजमेंट होता है, इनका डिसीजन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अब एक इस पे सबसे बड़ा डिसीजन आता है कैपिटल कितना है ठीक है। सही बात है, तो obviously। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 10 लाख है तो आपकी माइंड सेट अलग होगी, हम्म। आपके पास 10 करोड़ हो तो आपकी बिल्कुल माइंड सेट चेंज हो जाती है। सही वही बात। आपके पास अगर मैं आपको 100 करोड़ दे दूंगा ट्रेड करने, बिलीव में 2 महीने के अंदर माइंड सेट पूरी चेंज हो जाती है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। और 200 से 500 करोड़ बोलूंगा मैनेज करना है तो माइंड सेट बिल्कुल उसमें बोलते हैं कि हमें कमाना नहीं, लेकिन ठुकना नहीं है। हाँ, सही बात है। नहीं कमाओ चलेगा, लेकिन आपको लॉस बहुत नहीं, बहन करना समझ है, गया। तो बेस्ड ऑन डिफेंसिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं जैसे जैसे हो जाता कैपिटल है, डिक्रीज जैसे होता जैसे कैपिटल बढ़ता है, तो वो एक फेज होता है कि आप है। कभी इस फेज में होते, कभी उस फेज में जाते हो, उसी उस फेज में जाते हो। तो आपको सबसे जो उसका सोल्यूशन है वो डाइवर्सिफिकेशन में है, ओके। और फिर लेकिन आपको कंबाइन देख के देखना है कि उसमें कितना ड्रॉ डाउन है। ओके। फिर ड्रॉ डाउन से वो काफी स्टैटिस्टिक्स आती है, जैसे काल्मा रेशियोज आता है, हम्म। वगैरह चीज आता है, तो हम वो सारा चेक करते हैं कितनी वॉलेटिलिटी बढ़ने पे कितना फर्क पड़ेगा, कितना नॉन कोरिलेशन है। कि हो सकता है कि एक बंदा शायद इंडेक्स में ट्रेड करे निफ्टी में, और दूसरा बंदा शायद कमोडिटीज में ट्रेड करे, ओके। या तो हो सकता है कि वो निफ्टी बाइंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है और सामने वाला बंदा गोल्ड बाइंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, तो दोनों में नॉन कोरिलेशन आ गया अपने आप। तो हो सकता है कि अगर निफ्टी जिस दिन क्रैश करा उस दिन शायद गोल्ड गोल्ड में, अच्छा। बढ़ हो जाए, या जिस दिन गोल्ड गिर रहा है थोड़ा सा हो सकता है निफ्टी बढ़ जाए, तो मतलब वो नॉन बेसिकली कोरिलेशन आ जानी चाहिए। पूरे टाइम सर हम लोग कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशंस नॉन कोरिलेशंस ढूंढते रहते हैं, जैसे जहां पर हो सके कोई हेज रिस्क अपना हो जाए, और करेक्ट। अपनी कहीं ना कहीं एज मिलती रहे छोटी छोटी चीजों की। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके। वैसे तो उस तरीके से उनका होता है, प्लस वो अल्गो से चलाते हैं, उनका ब्रोकरेज कॉस्ट काफी ना के बराबर हो जाता है।
अच्छा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आम जनता होती है हम ब्रोकरेज पे करते हैं, लेकिन जो बड़े एचएनआईज होते हैं, एचएफटी फर्म्स होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके खुद के रिसोर्सेज होते हैं, आईटी के रिसोर्सेज। फॉर ओके, एग्जांपल उनकी कोलो सर्वर्स होंगी एक्सचेंज में ही, हाँ जी, तो वहाँ पे उनको उसकी स्पीड भी मिल जाती है, जो स्पीड हमें शायद नहीं मिल पाता है। बिकॉज आई हैव सीन कि हमें क्लिक ऑफ द सेकंड में वो हजारों करोड़ रुपए की क्वांटिटी भी उतार सकते हैं, जहां हम करने जाएंगे तो हमें तो कम से कम दो हाँ, सौ तीन हाँ, सौ मिली सेकेंड मुझे लगता है, जो मैं फाइट करता रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बट हमने काम भी थोड़ा किया हुआ कुछ उनके साथ, चिपकी के साथ, वहां पे हम देखते थे, तो वहां पे मतलब जहां तक यहाँ पे वो 1 मिनट ले रहा है, वो तो वहां पे विद इन अ सेकेंड गायब हो जाता था चाहे कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो। सही बात, सही बात। तो वो स्पीड, तो उनके पास वो स्पीड की पावर होती है, मनी की पावर होती है, जो हम लोगों के पास नहीं होती है। अंडरस्टूड। जी। हाँ, तो जैसे हम बड़े मनी पैसे की बात कर रहे थे, ठीक है, तो लेट्स से कि जो अभी रिसेंटली अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 18 सबको याद है हम्म। लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ इफ हम करें कुछ 1 बजे 1:30 बजे के करीब कुछ काफ़ी बड़ी स्पाइक आ गई थी निफ्टी में। हाँ जी। ऑलमोस्ट अगर आप डेटा को आप एनालाइज करेंगे, तो हर एक टिक पे ऑलमोस्ट लगभग 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए टिक डिप्लॉय हो रहा था हर एक आईडी पे, मतलब आईडी में बेसिकली स्ट्राइक पे, जो जो ओके। भी आजू बाजू के एट द मनी स्ट्राइक्स थे, हर एक स्ट्राइक पे कॉल इनपुट पे जो था स्पेशली, तो वहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ था, तो उसके हिसाब से मुझे जो भी रफ कैलकुलेशन आया था, वहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं काफी स्मार्टली गेम खेलते हैं, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने लगभग 2-2.5 हज़ार रुपए के फंड्स को उन्होंने केवल ऑप्शंस मनी में डिप्लॉय किया था। तो सोचिए कि उनके बिहाइंड में जो आपको उन्होंने कैश जो बाई करके रखा रहेगा होल्डिंग के लिए, वहां कितना फंड डिप्लॉय किया रहेगा थ्रू आउट द डे। ओके, ओके। तो ये जो बड़े भाई लोग होते हैं ठीक है, तो वो काफी काफी गेम को सेट करते हैं, तो उनके पास आईटी पावर काफी होती है, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूंगा कि 2,000 रुपया 2,000 करोड़ डिप्लॉय करनी है इन स्पैन ऑफ 300 सेकेंड्स के अंदर, 5 मिनट के अंदर, ओके, दैट्स अ बिग बिग चंक ऑफ मनी। उतना हमारे पास पावर भी नहीं डिप्लॉय करने का। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब ऐसे मक्खन के से 200-300 करोड़ एक एक सेकंड में उतार रहे थे। और जो भी इनफैक्ट मजे की बात ये, जो एक्सचेंज के जो रूल्स थे, एलपीपी के रूल्स जिसको बोलते हैं लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन, हम्म। उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिया गया हुआ है कि अगर आपके पास 3 ट्रेडिंग मेंबर से ही आपको करने चाहिए, और 5 डिफरेंट यूनिक पैन कार्ड से आने चाहिए, यूनिक आईडीज होने चाहिए। हम्म। स्मार्टली वो सबको भी उन्होंने ओवरराइड किया है स्मार्टली, जो एक्चुअली इंडिविजुअल को बोला जाए तो वो कर भी नहीं सकता। तो उनकी एक बहुत बड़ा एक कार्टल सा था, कुछ 3-4-5 लोगों का मिलके उन्होंने वो स्मार्टली वो किया हुआ था। जो मुझे मेरे हिसाब से जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है, जो मैंने डेटा को डाउनलोड करके किया था, वो पूरा उन्होंने बिल्कुल एलएलपी का जो एक्सेप्शन है उसको स्मार्टली उन्होंने यूज किया था। एंड सर एक में एक फॉलोअप लेना था सर, जैसे हम एज नॉर्मल ट्रेडर्स हम लोग हम्म, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 लाख, 10 लाख इस टाइप के कैपिटल पे ट्रेड करते हैं, तो अगर हम ऑप्शन सेल भी कर रहे होते हैं तो मेरे सर्कल में जो मैंने देखा है, जो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोग ट्रेड करे तो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होती ऑप्शन सेलिंग में, तो वो लोग जनरली क्या बोलते हैं कि अगर हमें महीने का 2% भी मिल जाए ना कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज के अंदर, तो साल का 24% भी कमा रहे हैं तो भी एफडी रिटर्न्स को 3 गुना पे हम बीट कर रहे हैं आराम से, करेक्ट तो करेक्ट टेंशन नहीं है अपने को। तो करेक्ट सर है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ती जाती है 500, 600, 100 करोड़, 200 करोड़, तो सर प्रेशर बढ़ता जाता है। एंड करेक्ट है। जैसे आपने बोला कि उस टाइम पे लॉस नहीं लेना ज्यादा, भली प्रॉफिट बने ना बने कुछ पीरियड पे, भली हम साइडवेज हो जाए, बट ऐसा करेक्ट कर्व नहीं लेके जाना। तो सर करेक्ट। वहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? तो नहीं, तो वहां पे इनफैक्ट उनका बहुत ही मतलब रिस्क अपेटाइट मैंने देखा, उन्हें काफी लोग से बात करता रहता हूँ ठीक है, वो भी हमें अप्रोच करते हैं वो के लिए, हाँ जी। डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए, तो वो या स्ट्रैटेजी को मॉडिफिकेशन के लिए उनके भी मतलब होता रहता है। तो उनका जो अपेटाइट होता है बहुत ही बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट लाइक 0.25 आधा टक्का। अच्छा। वो उस ढंग का उनका होता है, क्योंकि उनका कैपिटल बहुत बड़ा है। हाँ सही बात है। तो वहां पे इन लोग क्या करते हैं, कैपिटल बहुत बहुत उन्हें लेवरेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम जब उसका इंश्योरेंस ले लेंगे या मार्जिन बेनिफिट ले लेंगे, वो सब हाँ करने जी। की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो लीवर होता है, उनका लेवरेज जो होता है, वो ऑलमोस्ट वन पे होता है, उसे मतलब 2 टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑप्शन में करें तो हमें एक लेवरेज लेके करते हैं कि हम जानबूझ के इंश्योरेंस डाल देंगे, ताकि जहां पे एक ट्रेड लेना था वहां पे 3 ट्रेड ले लिया। ओके। शॉर्ट साइकिल करने जाऊंगा तो मुझे लग जाएगा 1.25 लाख रुपया, ठीक है। वहीं पे मैं अगर शॉर्ट साइकिल में इंश्योरेंस को ऐड कर दूंगा, तो कॉन्डो बन जाएगा, तो एक की जगह पे मैं 3 टाइम्स 3 पोजिशन ले सकता हूँ, तो सही वो बात। लिवरेज हो गया मेरे पास 3 टाइम्स, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो वो सब उनको करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ओके, ओके। तो वो लोग खुशी करते हैं कि अंडर लिवरेज ही रहे। अच्छा। उनका एक्सपेक्टेशन काफी कम होता है, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी होती है,
क्योंकि कुछ कुछ होते हैं, मैंने देखा कि वो बाहर से भी उठा लेते हैं फंड, कॉस्ट ऑफ फंडिंग वो बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट 6-8% से भी कम होती है। अच्छा। वैसे मतलब उनका अगर आप देखा जाए कि अगर उनकी जो अपॉर्चुनिटी है, अगर उनके पास खुद का भी फंड है, वो फंड अगर वो बैंक में भी जमा करेंगे, कहीं भी दूसरी जगह भी जमा करें, तो उन्हें 6% ही अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगी सही बाकी बात। जगह पे। सही तो बात। वो उनका जो एक्सपेक्टेशन हो गया 6 की जगह 12 भी आ जाएगा, तो ये बहुत हो गया। हम्म। स्पेशली जो जितने भी एफ आई एफ पी आई वो तो ओवरसीज की एंटिटीज है, तो वहाँ हाँ दो जी। दो 3% ही होता है रिटर्न हाँ, सब। वहाँ तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है सर। हाँ जी, बहुत कम होता है हमारे इंडियन इनकम मार्केट होता है में। करेक्ट, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे अगर उन्हें 6% भी आ जाए, 8% भी आ जाए, तो वो उनका तो सुनने मेकिंग में खुश हो जाते हैं, उनको डबल तो ट्रिपल पैसा कमा रहे हो। होता है कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो उनके सही लिए तो बात। काफी एडवांटेज होता है। हाँ जी। वर्सेस एज ए इंडिविजुअल हम लोग के लिए, हमको तो कम से कम 2-2.5% का मेरा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि 2-2.5% मंथली करना बनाना, तो चाहिए। हम तो अपने आप को राजा समझते हाँ, हैं। सही बात है, ऑब्वियसली। हाँ जी। या ओके ओके, अंडरस्टूड। ठीक है सर। तो सर, मेरा अगला सवाल आपके साथ आएगा कि ये सर, वॉल्यूम्स पिछले 5 साल में आफ्टर कोविड इस लेवल पे इंक्रीज हुई हैं। हम्म रिटेल बहुत ज्यादा आ गया है, एंड आप देख सकते हैं आफ्टर इलेक्शंस एक था कि टॉप बन गया है, अब मार्केट में ना करेक्शन आना चाहिए, अच्छा करेक्शन भी आया। बट हम्म लोअर लेवल्स पे लोगों ने बाइंग की, मतलब बेसिकली कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स ने बहुत दबा के बाइंग की है उस लेवल पे, एंड देन दोबारा मार्केट को ऊपर लेके चले गए। तो सर, आपके हिसाब से क्या जो रिटेल है, ये मार्केट मूव कर रहा है, या फिर मार्केट मूव हमेशा मार्केट मेकर्स ही करते हैं जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं? मतलब रिटेल में क्या वो पावर आ गई है, या फिर अभी भी मतलब इट्स द मार्केट मूवर्स ओनली जो, हम्म सॉरी, मार्केट मेकर्स ओनली जो मार्केट मूव कर रहे हैं? तो एक बार इस पे भी जरा आप मुझे बताइएगा, हम्म। बिकॉज लोगों को थोड़ा ये सवाल आता है। या इनफैक्ट इंडियन डायनेमिक्स काफी चेंज हो गई है कंपेयर अच्छा। टू, आप जब 2000 की बात, 2008 की बात करो, 10 की बात करो, 15 कीजिए, कोविड के पहले तक एक हम्म। डिफरेंट ही एनवायरनमेंट था, जहाँ पे जो एफ आईज होती थी या डी आईज होती थी, वही मार्केट को बढ़ाती थी, घटाती थी ओके। बिलीफ में। बट अभी अगर आप करंटली अगर आप डेटा को एक्चुअली एनालाइज कीजिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता रहता हूँ कि एफ आई का डेटा, डी आई का डेटा करता रहता हूँ, तो वो कि हफ्ते में या महीने में उन्होंने कितना कैपिटल इंडिया में पंप किया या निकाले। ओके। फिर एक ऑब्जर्वेशन की कि एफ आई एस पिछले कुछ समय से पैसा निकाल ही रहा था। हाँ इनफैक्ट जी। आपसे कुछ कुछ दिन ऐसे भी थे पर्टिकुलरली, कि जहाँ पे दोनों एफ आई ने भी पैसा निकाला हुआ है मार्केट से, और और डी आई ने डीआई भी में। निकाला हुआ है। ओके। और उस दिन प्रॉप या जो क्लाइंट्स थे, क्योंकि ये 4 कैटेगरी होती है, तो हम क्लाइंट्स में आ जाते हैं। हाँ जी। आम जनता है, रिटेल जनता है, तो क्लाइंट्स ने ही बाइंग बनाता है। आई कैन शो यू ग्राफ के साथ, मेरे पास स्टैट्स है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे उसको एनालिस करता रहता हूँ। अच्छा। तो कुछ कुछ दिन ऐसा है कि केवल क्लाइंट्स ने ही बाय किया था, हम्म। और वही मार्केट को मूव भी कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आज की तारीख में इंडियन के जो रिटेलर्स है, उनकी पावर काफी बढ़ गई है। अच्छा। काफी मतलब वो भी पैसे को, जैसे आपने देखा रहेगा यूएस में कुछ साल पहले गेम्स ऑफ उसको मूव किया था बहुत तगड़ा। हाँ हाँ, जी। किसने मूव किया था? रिटेल ने मूव किया था। रिटेल ने मूव किया था। उन्होंने जो बड़े बड़े बिग ब्रदर्स है, उन लोग की सबकी हालत हाँ हाँ, उनकी खराब। हालत टाइट कर दी थी, समझ गया मैं। हाँ जी। तो इंडियन मार्केट में आज की तारीख में ऐसा क्रेज है कि जो रिटेलर्स की पावर है काफी बढ़ गई है। ओके। और दो रेगुलेशन के रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि काफी लॉस भी कर रहे हैं, बट वो मार्केट्स की मूव कर रहे हैं, स्पेशली जो पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से आ रहा है, एसआईपी के थ्रू से आ रहा है। सो मेरी व्यू है कि मार्केट काफी ऊपर जाएगा। इनफैक्ट कुछ महीने पहले मैंने जब मार्केट 21-22 पे था, तो एक मीडिया में आर्टिकल में मैंने लिखा था, मार्च का आर्टिकल होगा, आप देख लीजिए, मार्च 18 17 का आर्टिकल है, आखिरी हफ्ते का, मार्च का। ओके। तो वहाँ पे मार्केट 21,700 पे था। तो उन्होंने पूछा संतोष का रिव्यू, क्योंकि उस हफ्ते मार्केट गिरा हुआ था। मैं बोला बाबा 21,800 पे कुछ था, मैंने बताया था कि बस यहाँ से हम 24,000 की तैयारी कर लो, बाई द इलेक्शन टाइम हम पहुंचने वाले हैं। सही है। ठीक है, हम इलेक्शन पहुंचे। फिर जैसे 24 पे आ गया, 24,000 एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर था। हाँ। ठीक है, तो फिर लोगों ने मुझे वापस पूछा कि संतोष क्या लग रहा है 24,000? मैं बोला अभी ये एक मंथ के अंदर, भले मैंने किया दे रखा था टाइम कि एक महीने के अंदर ये अब 25 को भी टच कर रहे हो। तो वो भी आ गया। बिलीव में 25 सच हुआ। फिर उसके बाद सितंबर, मतलब जून के, जुलाई के एंड में लोगों ने मुझे पूछा कि क्या 25 तो बहुत बड़ा साइकोलॉजी नंबर्स है, क्या हम 26 को टच करेंगे? हाँ। और 25 काइंड ऑफ रियली बिग साइकोलॉजिकल नंबर्स है। हाँ जी। हाँ और जी। मैंने उन्हें कहा था कि 22 सितंबर एंड हम 26,000 को टच कर रहे हैं। सही सही। और हमने अच्छे 26,000 टच करके हम नीचे, मतलब टच कर चुके हुए हैं 26 है। तो मार्केट का जो जो पैसा आ रहा है, एसआईपी का पैसा जो आ रहा है, हम्म। इक्विटी में जो पैसा आ रहा है, वो हर जो भी फॉल होता है उसको डाइजेस्ट कर रहा है। और फिर माइंड सेट बढ़ गया कि अगर गिर रहा है तो हमें ज्यादा यूनिट्स आ रहे हैं हमारे पॉकेट्स में।
ओके। तो फिर जनता और दबा के उसमें बाइंग करी। इनफैक्ट मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि अगर मुझे पसंद ही पूछा जाए तो मैं बोलूँगा यार 10-15% करेक्शन आ जाए हाँ तो मेरी तो वही। चांदी हो सर जाए। इलेक्शन डे से मतलब मार्केट ऑलमोस्ट आपका अगर 15% भी करेक्ट करे ना, तब भी इलेक्शन डे के लो पे नहीं आएगी मार्केट, तो मतलब इस लेवल पे तो इतनी बढ़ी हुई है मार्केट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो यहाँ मैं भी पे वेट ही कर रहा हूँ। नहीं, तो इस मार्केट में अगर आपको गेम में रहना है तो मेरा तरीका है कि जब भी टॉप से 2% आ रहा है अब बाई करते जाओ, बाय तो एट कर। द प्लेस में रहोगे। हाँ। अब बोलोगे कि मुझे सीधा 10% करेक्शन पे ही मैं बाई करूंगा, तो आप बस को मिस कर जाओगे। तो सही यहाँ बात। पे एक रूल बना लो कि अगर जब भी हाई से 2% नीचे आ रहा है, या बाय। किसी दिन भी इंटरडे में अगर मार्केट 2% हो गया, निगेटिव हो गया, तो उस दिन कुछ कुछ पैसा आप डालते चले जाओ मार्केट में। तो उसमें क्या होगा कि आप रेस में एटलीस्ट रहोगे तो सही। सही बात। उतना बहुत सारी जनता है कि वो जिनकी बस मिस हो गई, वो क्या देख रहे हैं कि बाबा बस वापस आवे, स्टेशन पे आवे, अपना चढ़ पाए, वो नहीं सही बात। मिलेगा। सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंडरस्टूड। सर हम्म। एंड में मैं आपसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। एक सवाल हम्म। मुझे आपसे और पूछना था, आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हैं, हम्म। तो आप सर मतलब अपना सारा पैसा ऑप्शंस में करते हैं कि आप धीरे धीरे कुछ कुछ प्रॉफिट्स जो होता है वो आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टिंग और इन सब पे भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग को आप कैसे देखते हैं और इन्वेस्टिंग को आप कैसे देखते हैं ओवर द लॉन्ग रन? मतलब आई मीन आपका क्राइटेरिया क्या है? जैसे मैं ऑन एन एवरेज ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो मैं अपने ब्रेड एंड बटर की तरह लेता हूं, हम्म। और जो मेरी इक्विटी है जो मैं होल्ड कर रहा हूँ 2015 16 17, मैं उसको बेचता नहीं हूँ। हम्म। मैं उसको एज अ जमीन की तरह लेके चलता हूँ कि करेक्ट। ये मुझे बेचना नहीं है, मेरे बच्चों के काम आएगा। तो मतलब इस टाइप का मेरा माइंडसेट है। तो आप एक बार। एब्सोल्युटली वही माइंडसेट होता है। इनफैक्ट मैं हाँ जी। लोगों को बोलता हूँ कि आप जब जॉब ज्वाइन करते हो हाँ जी। तो आपको जॉब में दो चीज मिलती है हर महीने। हम्म। सैलरी मिलती है, एक पीएफ में जाता है। सही, हाँ सही बात। वो भी आप ही को मिलता है। हाँ जो पीएफ में जमा हो रहा है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए हो रहा है, सही बात। और जो मंथली सैलरी आ रही है वो महीने के खर्चे के लिए आ रहा है। सही बात। सही तो जो बात। भी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग में जैसे मेरा भी मोटिव है कि हम लोग ऐसा नहीं कि हम केवल ऑप्शन ट्रेडर्स है। हम्म। इनफैक्ट हमारा मोटा मोटा 80% जितना भी कैपिटल होता है, 85% वो हमारे इक्विटी में रहता ही रहता है हमेशा। और केवल हम 15% कैश रखते हैं। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक कैपिटल का फंड है किसी अकाउंट में, मेरा खुद का, तो उसमें लगभग 80-85% मेरे इक्विटी में रहेंगे रहेंगे। और 15% हम कैश रखते हैं क्योंकि वो एमटीएम को मैनेज करने के लिए चाहिए, क्योंकि कभी मार्केट गिर गया, लॉस हो गया, तो हमें वो इलिक्विड ना करना पड़े। अंडरस्टूड। उस तरीके से हम जाते हैं। इसमें दो चार चीजें, क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि केवल ऑप्शन से ही कमाना है। तो हो सकता है कि ऑप्शन, फॉर एग्जांपल मेरे केस में जैसे मैं ईटीएफ का बहुत यूज करता हूँ। ओके। जैसे कि मैंने निफ्टी का कोई ईटीएफ बाई कर लिया हुआ है। नॉन ठीक है, अब मैं मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है मोस्टली नॉन डायरेक्शनल होती है। मोस्टली क्या होती है? डायरेक्शन। डायरेक्शनल होती है, प्लस मेरे पास कुछ इंश्योरेंस भी रहता है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी रहता ही रहता है अलग समझ से। समझ। ठीक है। अब इस केस में क्या होगी, अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहा तो मेरी इक्विटी तो बढ़ेगी नहीं उस महीने, ऑप्शन लेकिन से। उस महीने ऑप्शन कमा कर दे देता है। और जिस महीने मार्केट बुलिश चली गई जम के, तो मेरा ऑप्शन शायद मुझे धोखा दे जाए, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम होगा, वॉल्स सही बात। काफी कम देगा, तो सही बात। एटलीस्ट इक्विटी मेरी बढ़ रही है। ठीक है। तो बचा नीचे गिरने वाला, और नीचे गिरने के लिए फिर मैं लॉन्ग टर्म का एक पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस लेकर रख लेता हूँ। 3-4% साल का खर्चा हो जाता है, हाँ उतना डाल के छोड़ देते हैं कि अगर मार्केट कहीं भी क्रैश वैश हो गया तो समझ। एटलीस्ट आप वहां से बचे रहोगे। तो आपका एम ऐसा नहीं है कि मुझे यहीं से खाना है। हाँ आपको बोलना है कि बाबा मुझे इक्विटी में डाइवर्सिफाई। डालना ही डालना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए। इनफैक्ट जैसे मैं ईटीएफ डालता हूँ तो मेरा व्यू होता है कि 10 साल 15 साल तक मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं देखूंगा भी नहीं। या जो भी कैश में भी डाल दिया मैंने, स्टॉक्स में डाला, मैं स्टॉक्स में डालूंगा। मतलब मस्ती में बोलता हूँ कि मैं तो उस पर एसटीजीसी तो दूंगा ही नहीं। ठीक है, वो शायद थर्ड गवर्नमेंट को जाके मैं एटीजीसी दूंगा, लेकिन एसटीजीसी तो कैश में मैं तो देने वाला नहीं हूँ। सही। भले, और प्लस मैं क्या करता हूँ उस ढंग से डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि हर स्टॉक में मुश्किल से आपका 5% का ही एक्सपोजर होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भले ही कोई एक स्टॉक पूरा का पूरा ही डूब भी जाए, तो आपको केवल पोर्टफोलियो का 5% ही आपका वो जा सकता है। लेकिन फिर कोई एक स्टॉक होगा जो आपको इतनी अच्छी रैली देगा कि वो उसके लॉस को भी झेल पाएगा। सो यू हैव टू डिवाइड योर पोर्टफोलियो इनटू मल्टीपल स्मॉल स्टॉक्स। अगर टाइम नहीं दे सकते हो तो मैं बोलूंगा फिर ईटीएफ में आ जाइए। जैसे निफ्टी बीस होगी, गोल्ड बीस होगी, बैंक बीस होगी, जूनियर बीस होगी, वगैरह वगैरह। तो आप उनमें आप डाल के कर सकते हो। तो वहां पे लगभग आपको आपका एम होनी चाहिए वहां पे 10-12% वहां से आ जाए। जैसे निफ्टी का सीएजीआर कुछ 12-14% के करीब में आराम आ से गया। आराम से। ठीक है। अभी तो लास्ट ईयर से 20% के करीब दे रही है।
तो खैर बट हाँ, 2022 में 4% था, तो उस हिसाब से ठीक है, मतलब एवरेज बनाएंगे तो 15-16% तो आराम से साल भर का दे ही देगा। कंजर्वेटिव भी लेते हम बोलते 12% वहां से हो 12% जाएगा। तो आ ही रहा है, एफडी रिटर्न तो बीट ही कर रहे हैं हम लोग ठीक है। कुछ ना और करके। आप ऑप्शन में अगर 2-2 टका भी कमा रहे हो तो आप तो 24% बेस्ट है। आप पे ला रहे तो हो गया 36%, इससे बढ़िया और क्या हाँ मिलेगा। वही 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 वही, वो भी कंसिस्टेंट हो रहे हैं तो बेस्ट है। Correct। तो हमेशा और प्लस एक चीज ये है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं तो बिकॉज हमारा रेगुलेशंस बोलता है कि हर 3 महीने में पैसा भी वापस आना चाहिए। सही बात है। तो उसके लिए हम जब मैं करता हूँ तो मैं क्योंकि वो पैसा कभी कभी वापस आता है तो फिर वापस एक दिन में पूरा पैसा हमें ट्रांसफर करना भी एक अपने आप में हेडेक हो जाता है। हाँ तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 85% जो मेरा जब भी अकाउंट कहीं भी ओपन होता है तो 85% मैं सीधा सीधा इमीडिएटली वी विल टेक समथिंग, कुछ भी समझ में आए तो लिक्विड भी ले लो थोड़ा टाइम हाँ, के लिक्विड पीस, हाँ जी हाँ लिए। जी। थोड़ा टाइम के लिए जब भी हाँ मौका मिलेगा निफ्टी क्रैश कर जाएगा तो लिक्विड बीस को आप उसको रफ करके सही निफ्टी बात। बीस पे आ जाइए तो कॉम्बो आप चला सकते हो। ओके ओके। तो जो आपका अप्रोच है बिल्कुल सही है। देखिए वैसे ही करने चाहिए हाँ कि जी। कुछ कैश में होनी मतलब कुछ कैश मार्केट में या डेट मार्केट में होनी चाहिए, वही पैसे को हम फिर मार्जिन में डालते हैं, प्लेजिंग अच्छा। करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने 1 करोड़ ले रखा हो, मैंने 85 का मैंने कैश लिया तो मैं केवल 15 लाख से ट्रेड करूँ, नहीं। तो मैंने 1 करोड़ है मेरे जेब में तो 85 का हम क्या करेंगे, ETF ले लेंगे। 85 में से कुछ 6-10 टका गायब हो जाएगा तो 8.5 लैक्स आपको गायब हो गया 85 में से। ठीक है। तभी भी जाके आपको कुछ 75 तो आपके जेब में हेयर कट, बचेगा। अपना हेयर कट कटेगा उसमें थोड़ा हेयर बहुत, कट बाकी कटेगा फिर अपने और पास प्लस 15 मैनेज आपका करके। यहाँ पे डाल दीजिए तभी आपके पास 90 लैक्स आ ही जाता है। समझ गया। आपके पास एक कैपिटल मतलब सही बात। 100 रुपए है तो आपके जेब में 90 रुपए आ ही जाते हैं, आ ही इवन जाए। टॉप ऑफ बाइंग कैश मार्केट में। तो प्लेजिंग के साथ हम ट्रेडिंग करते ठीक है। हैं। अंडरस्टूड सर। संतोष जी, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे मैं आई एम प्राइस एक्शन ट्रेडर, तो जब भी मैं प्राइस को रीड कर रहा होता हूँ, मुझे जैसे ट्रैप्स देखने हैं या कुछ देखना है, या मुझे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि ट्रैप्स बनने वाले हैं, तो मुझे कैंडल की स्ट्रेंथ हो गई या ऐसी कोई चीज होगी, मैं उस चीजों को बहुत जज करता हूँ कि प्राइस में अगर मुझे दिख रहा है कि एक एक्सटेंशन टाइप हो रहा है, थोड़ा लेथार्जिक प्राइस चल रही है, तो मुझे कभी कभार लगता है कि प्राइस जब एकदम से रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है, तो वो अपने साथ बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो हाई ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो उनको अपने साथ ऊपर लेके जाती है। ओके। एंड देन ऊपर बेसिकली उनको लिक्विडिटी मिल जाती है, अच्छी बड़ी करेक्ट। क्वांटिटी सेल करनी है तो वो एक प्राइस पे तो करेंगे नहीं, वो धीरे 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 ऊपर तक करते हैं। तो तभी इनको फिल मिलेगा। अगर किसी को 2,000 करोड़ मार्केट में डालने हैं, अगर वो बाय कर रहा है तो कोई बेचने वाला भी होना चाहिए, या अगर वो सेल कर रहे हैं तो कोई बाय करने वाला होना चाहिए। करेक्ट। तो हाँ। क्या ऐसे ही ट्रैप्स बनते हैं, और आप भी अपनी डेटा रीडिंग में ऐसा कुछ पढ़ते हैं सर? मतलब बस एक ये आपसे एक राय लेनी थी मुझे। फॉर एग्जाम्पल लाइक अब जैसे हम जीरो डी टी करते हैं तो हाँ जीरो जी। डी का एक बिहेवियर है कि ओके थीटा का वो थीटा की वैल्यू थ्रू आउट द टाइम डीके होनी चाहिए थ्रू आउट द डे। ओके। सुबह आपने अगर स्ट्रैडल बेचा हुआ है तो समझो आपने 100 रुपये में बेचा हुआ है हम्म। तो उसकी डेस्टिनी है कि शाम को शून्य हो जाए। हाँ वो जी। डेस्टिनी है एक्सपायरी की। ठीक हम्म। है। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो थीटा है वो 3-3 4-4 घंटे तक डीके ही नहीं हुआ है, हाँ जी। जिसको एक्चुअली जो नॉर्मल बिहेवियर के एज के साथ आप बुढ़े होते जा रहे हो। हाँ हाँ, सही तो बात है, उसका सही बात। कमजोरी आनी चाहिए, करेक्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कमजोरी आ ही नहीं रही तो जैसे हमने अभी रिसेंटली इनफेक्ट आज का भी कुछ ऐसे ही बिहेवियर था। हाँ, आज पुट पुट ऑप्शंस के अंदर था सर। नहीं, आज दोनों में बिहेवियर था। हाँ। आपने नोटिस नहीं किया, दोनों में था वैसे। अच्छा अच्छा, ओके। इनफैक्ट आज मैंने काफी बाकी जो भी हमारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे भी आज थोड़े दिन बाद हुई है। ठीक है। आज हम का एक बड़ा ही यूनिक दिन था जो आज की तारीख है 26 नवंबर 10 सितंबर जो है। तो आज हम सुबह से हमने देखा कि लगभग 110 के करीब का हमारा एटीएम का शार्ट का जो प्राइस था हम्म। वो लगभग बिलीव में 3 बजे तक भी उतना ही था जो आइडियली मतलब 20-25 हो जाने चाहिए था। 20-25 हो जाना लेकिन चाहिए। आप देखिए कि जो कल की क्लोजिंग थी, हम्म। जो कल की क्लोजिंग थी वही प्राइस वो उस प्राइस को नीचे नहीं जाने को तैयार था, और उसने बीच बीच में नीचे गया था, नया लोस लोस बनाया था। बट फिर लेकिन स्पाइक्स आ गए। मोस्ट ऑफ टाइम वो वहीं पे रहने की कोशिश कर रहा था। जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी, आज की ओपनिंग प्राइस थी, वो हम्म। वहीं पे ऊपर नीचे घूम रहा था, वो डिके दे ही नहीं रहा था। हम्म। तो इनफैक्ट मैंने सुबह देखा, सुबह एक छोटा सा डिके आ गया था, लगभग 9:25 तक आ गया था मेरे हिसाब से। हाँ उसके बाद हाँ, 25 वो के करीब बढ़ना आ गए। चालू हुआ और उसके फिर बड़ा 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 वो बढ़ते ही जा रहा था और हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा है। इनफैक्ट कुछ ट्रेडर्स ने मुझे 12 ही बजे कॉल आया कि यार आज का जो बिहेवियर अलग है, हम तो सिस्टम को बंद कर रहे हैं। वैसा था। इनफैक्ट आज मैंने ट्वीट भी डाल रखा था कुछ 1:30 आई डोंट एग्जैक्टली आफ्टरनून में ट्वीट डाल रखा था कि आज के बिहेवियर चार्ट के साथ, तो उस चार्ट में भी मुझे दिखा रहा था कि वो गिर ही नहीं रहा है। तो जैसे ही मैंने डाला कि बाबा कुछ बिहेवियर होने वाला था, आई थिंक
20-25 मिनट के बाद एक बड़ा सा इंजेक्शन जो बोलते हैं स्पाइक्स जो बोलते हैं, वो आ ही गया था उसी के बाद, ठीक है। पर इंटरेस्टिंग था कि वो स्पाइक आने के बाद डिके हो जाता है, हाँ पर आज 3 बजे तक डिके नहीं हुआ था। ठीक है। बहुत ही काइंड ऑफ यूनिक बिहेवियर। तो ये नए नए बिहेवियर्स मार्केट में आते रहेंगे। दैट इज अ मार्केट बने ही उसके लिए कि आपको एक नया ट्रेन सर्प्राइजेस करना पड़ेगा अपने। आ जाए, तो आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि ऐसे सिनेरियोज में हम कैसे जिंदा रहेंगे। ओके ओके, अंडरस्टूड। ठीक है। सर तो मुझे जानना था कि आप स्ट्रैडल्स कैसे एडजस्ट करते हैं, मुझे भी जानना है कि स्ट्रैडल्स आप कैसे इन पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, पहले हम स्ट्रैंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, ऑल स्ट्रैंगल फाइन। बताइए, ठीक है। तो स्ट्रैंगल। हाँ, मतलब बेसिक सा प्रिंसिपल है। स्ट्रैंगल मतलब हम समझ लीजिए निफ्टी 25,000 पे है, तो हमने 200 पॉइंट यहाँ पे 200 पॉइंट वहां पे हमने बेच रखा हुआ है। तो हो सकता है कि 24,800 का हमने पुट को बेचा हुआ है, और हो सकता है 25,200 के हमने कॉल को बेचा हुआ है। बीच में ओके हमें 200 पॉइंट का कुशन रखा हुआ है, ओके। ठीक है। जब भी एडजस्टमेंट, अगर मार्केट वहीं पर आता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आगे मार्केट जब बढ़ के आ रहा है तो आपको सब्र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने 25,200 बेचा तो 25,200 जैसे ही क्रॉस हुआ वैसे एडजस्टमेंट करना, नहीं, वहां पे भी आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके आगे चले जाने दो। तो एक लोअर ब्रेक इवन, एक अपर ब्रेक इवन आता है। तो इसमें है कि आपको पहले देखने की जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उसकी एक्सपायरी कितना दूर है। अगर ओके। मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी बहुत दूर है तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, अच्छा। ठीक है। तो वो स्ट्राइक भी पार हो रहा है और लोअर ब्रेक इवन भी पार हो रहा है तो हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके। कि समय बहुत है, हम समय, अगर आपके पास टाइम है तो आप फाइट कर सकते हो, लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी हाँ ठीक सही है। बात सही बात। तो अगर आपके पास समय है तो आप वो लेट इट गो ऑल द वे टू लोअर प्रोडक्शन या अपर प्रोडक्शन जो है ब्रेक इवन से, उसको भी पार थोड़ा सा कर जाने दो। और देखिए कि कहीं फॉल्स वाला तो नहीं है ब्रेकआउट, ठीक है। अगर लग रहा है नहीं ये एक्चुअली हम पार करके कुछ आधा घंटा एक दिन बिता चुका हुआ है, बहुत दूर है, तो फिर क्या करेंगे। आपको सबसे पहला सवाल पूछना है कि यार कौन सा लेग प्रॉफिटेबल है। ओके, कि अगर मार्केट भाग रहा है तो शॉर्ट पुट क्या होगा, मेरा प्रॉफिटेबल होगा। सही बात है। पुट शॉर्ट पुट 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 को भाग मूव, प्रॉफिट होगा। उसको हम मूव करके ऊपर ले आते हैं, क्योंकि जो पुट की प्रॉफिट होगी वो लिमिटेड प्रॉफिट है, तो उसे होल्ड करने में फायदा नहीं है। तो हम उस प्रॉफिट को कट करके हम पुट को आगे लेके आ जाएंगे, ओके। ठीक है। तो वो शॉर्ट ट्रायंगल था, अभी छोटा वाला शॉर्ट ट्रायंगल हो गया। अगर मार्केट और ऊपर भाग रहा था हम उसको और ऊपर ले आएंगे, तो और नैरो रेंज वाला शॉर्ट ट्रायंगल हो गया। ओके। और ऊपर मार्केट भाग के ऊपर आ गया और चिपक गया, तो फिर क्या हो गया, हमारा सैडल बन गया। तो हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, और और हो सकता है कि कॉल को मूव करके या पुट को मूव करके, या कभी कॉल और पुट दोनों को मूव करके हमने ट्रायंगल सैडल बना दिया। एक बार सैडल बन गया तो हाँ फिर जनता, बहुत जो आम जनता कंफ्यूज होती है कि वो अब उसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि सही यहाँ बात है। यहाँ से तो हम यहाँ आ गए, हाँ हाँ हाँ। हम यहाँ आ गए, या कभी हम यहाँ से यहाँ आके थोड़ा ये आकर चिपक गया, अब सैडल बन गया, अब क्या करना है। अगर मैग्नेट चिपक गया तो फिर मैग्नेट को दूर करना पड़ेगा। तो हम ओके। क्या करेंगे, इस बार आप अगर मार्केट भाग रहा है तो अब पुट को आगे नहीं बढ़ाना है। अच्छा। इस समय कॉल का जो लॉस है उसको बुक करना, और कॉल को थोड़ी सी स्ट्राइक आकर ओटीएम में ले आ जानी है। तो हमने क्या किया, स्ट्राइक से स्टार्ट किया, हाँ एडजस्ट करते करते हमने क्या बना दिया, उसको स्ट्रैडल बना दिया। स्ट्रैडल से फिर हमने उठा के वापस कॉल को आगे लेके, नहीं पुट यहाँ पे आ गया। अभी इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो गया, जो पुट है वो हमारा इन द मनी की तरफ आ गया है, थोड़ा सा ऐसा हाँ हो जी हाँ जाता जी है। हाँ जी, पुट हाँ। एक लेग हमारी क्या हो जाती है, इन द मनी हो जाती है। एक्चुअली आइडियली क्या, या इन द मनी भी तो क्या होती है कि हमारा एक्चुअली क्या होता है कि कॉल इस तरफ होनी चाहिए और पुट इस तरफ होनी चाहिए हाँ हाँ। आइडियली। ठीक है। लेकिन हमारा जो स्ट्राइक के हिसाब से क्या हो गया, पुट बेचारा भागते 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 बहुत आगे आ गया था। सही बात है सही बात सही बात वो सही। इनवर्स सा कुछ हो गया था, तो हाँ हमें जी। इनवर्स पसंद नहीं, तो इसलिए फिर सही हमने बात। क्या किया, तो वहां पे कॉल को लॉस को बुक करना है, और क्योंकि ऊपर की स्ट्राइक पे मूव कर की देना। प्राइस करना है, तो उस समय आपको जो पे ऑफ है वो कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल से स्ट्राइडल बना दिया, स्ट्राइडल से इनवर्स ट्रायंगल हो सकता है, और फिर वापस हमने इसको नॉर्मल ट्रायंगल बना दिया, और फिर वापस स्ट्राइडल बना सकते हो। तो ये सीक्वेंस करनी है, ये सीक्वेंस एक्सपायरी के कुछ दिन पहले तक करनी है। अच्छा। अगर एक्सपायरी के करीब में आ गए तो डॉक्टर भी बोलता है कि अभी भगवान के भरोसे ही कुछ हो सकता है, तो उस समय हमें फाइट नहीं करनी है, उस समय हमें बुक करके निकल जानी है। तो एडजस्टमेंट करनी है जब टाइम है आपके पास, मजबूती है आपके पास। अच्छा ठीक है। आखिरी समय में ये सब एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आखिरी समय में आप जितना भी पैसा आप डालोगे हाँ, तो उतनी हमें क्रेडिट नहीं मिलती है। क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं तो उसमें करेक्ट, काम हाँ, करने तो का कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं होता। वहां पे आप क्या कीजिए कि आपको बुक करिए, और नेक्स्ट सीरीज का चाहिए तो नेक्स्ट सीरीज का आप स्टार्ट कर सकते हो। समझ गया मैं। ओके सर, मैं एक बार जो आपने समझाया एक बार मैं उसको एक बार रिपीट करूंगा। तो श्योर। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मार्केट्स अब जा रही है और हमने ट्रायंगल्स ओपन किए हैं, अपने हमने हम्म दोनों तरफ के अपने एजेस प्ले कर लिए हैं, ओके। हम्म, अगर प्राइस ऊपर जाती जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम पुट को ऊपर उठाएंगे। करेक्ट, हाँ। हमारा काम होगा कि जो कॉल में हमें नुकसान हो रहा है, लेट्स से हमने 100 रुपए की कॉल बेची, अब वो 150 की हो गई है, ठीक हम्म है।
करेक्ट। हमें हाँ नुकसान चल रहा है 50 का, हमारी जो अभी जो 100 की पुट थी वो लेट्स से हो गई 75 की, तो हमें उसमें प्रॉफिट चल रहा है, या फिर 40 की हो गई फॉर एग्जांपल, तो उसका करेक्ट। प्रीमियम कम हो गया, तो उसकी कैपेबिलिटी जो है और आगे भागने की वो कम हो गई है, तो हम लोग ऊपर की पुट को हम लोग शॉर्ट कर देंगे, जिससे हमें दोबारा से वो 150 का प्रीमियम मिल जाए या कुछ 140 का प्रीमियम मिल जाए। हाँ कुछ प्रीमियम मिल जाए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम ये चीज जब तक करते जाएंगे जब तक दोनों के दोनों साथ मिल जाएंगे। करेक्ट। हाँ राइट। करेक्ट है। अब ये स्ट्रैडल बन गए हैं सर, पहले हम्म। स्ट्रैडल थे, अब ये दोनों स्ट्रैडल बन गए हैं। करेक्ट राइट। है। अब हमें इन्वर्स वाली चीज नहीं करनी है, तो अब हम हम्म। क्या करेंगे, हम कॉल हटा देंगे, अगर हमें लगेगा कि प्राइस और ऊपर जा रही है तो हम करेक्ट। हाँ कॉल को हटा देंगे, एंड वी आर गोइंग टू शॉर्ट अनदर ओटीएम कॉल, दोबारा से हम उसको स्ट्रैंगल बना देंगे। करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद फिर चाहिए तो पुट को भी धीरे धीरे वापस ऊपर कंटिन्यू ले जा सकते हो। अच्छा अगर सर, कंटिन्यू एक सवाल और। तो एक छोटा सा वो याद करने का तरीका, अगर हाँ मार्केट ऊपर भाग रहा है हाँ जी, हाँ तो जी। हमें ऊपर भागना पड़ेगा। ओके। भले ही आप कॉल पहले पुट को ऊपर लेके जा रहे थे ठीक और है। फिर कॉल को ऊपर ले गए। ठीक है, हाँ। तो अगर मार्केट नीचे गिरे तो आपको नीचे जाना ही पड़ेगा। तो शुरू में हम कॉल को नीचे ले आएंगे, लेकिन एक बार हाँ। जाकर जब फंस जाते हैं तो फिर हम पुट को नीचे ले आएंगे। ओके। तो वो मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। हाँ कुछ आप पूछ रहे थे। एंड सर, एक्सपेक्टेशंस हमें कितनी रखनी होती है, जैसे जनरली हम्म। अगर डिप्लॉयड कैपिटल अपनी है, कुछ हमने हम्म। डाली हुई है, हम्म। एंड हम अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, तो कितना हमें कितना परसेंट पे इसको निकाल देना चाहिए, पूरा प्रीमियम अगर ऑब्वियसली नहीं खाना हम लोगों को, हम्म। एक नंबर तो होना चाहिए हमारे पास कि वी शुड एग्जिट एट दिस प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल हम पे ऑफ ग्राफ्स बना रहे हैं और वहां पर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट लेते से दिखा रहा है 6,500 रुपए, हम्म। तो जनरली जब 2-2,500 रुपए भी मिलता है या 3,000 रुपए भी मिलता है, तो वो बहुत अच्छा एक रिटर्न होता है। तो हाँ अपना क्या एक नंबर होना चाहिए सर कि इस पे आज डन करते हैं, या फिर वो 3:30 बजे तक हमें प्ले करते रहना चाहिए जब तो तक उसमें मार्केट ऊपर। हाँ तो उसमें पहले आपको देखने की आपकी स्ट्रैटेजी है क्या, कि अच्छा। स्ट्रैटेजी नेकेड वाली है या रिस्क डिफाइन वाली है। ओके। दोनों अलग है, तो दोनों का बिहेवियर अलग होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्ट्रैंगल ले लिया तो आपको पता है कि अगर कुछ में बड़ा मूव आ गया तो वो तो बिल्कुल नानी याद दिला देगा। हाँ हाँ, सही बात देगा। है, बहुत एडजस्टमेंट करनी तो पड़ेगी। उसमें प्लस आपने उसमें इंश्योरेंस का कॉस्ट भी डाला नहीं हुआ है, हाँ, वो भी नहीं डाल के कॉस्ट देखो। भी बचे हुए हैं। सही तो बात। वहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो हम लोग अगर वहाँ पे 100 रुपये कमाना है हाँ। और आसानी से वन थर्ड आ जाता है, लगभग 35 रुपया आ गया जेब में, तो आप उसको कट कर डाल दीजिए। अच्छा। उतनी रखिए। वो इनफैक्ट वो काफी ज्यादा रिटर्न दे देगा। लोगों को लगता है कि हम केवल वन थर्ड लेके कैसे कमाएंगे। वो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे वो जब, क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट होता है, अगर आप उसको पूरे साल में इंश्योरेंस कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने आप में कभी कभी 12% जो 18% इंश्योरेंस कॉस्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो कॉस्ट सीधा सीधा बचा रहे हो। ठीक है। तो आप वहाँ पे वन थर्ड, मेरा रूल है कि अगर आप नेकेड साड़ी जा रहे हो तो वहाँ पे वन थर्ड पे आप बोल दीजिए कि मुझे बंद करना है, या वन थर्ड पे आने के बाद उसमें इंश्योरेंस डाल दीजिए। ओके। तो क्या हो जाएगा बताइए, सोचिए अगर आप वन थर्ड प्रॉफिट आ रहा है और उसी प्रॉफिट का थोड़ा सा 100 टका हमने इंश्योरेंस डाल दिया, तो आपके पास जो रिस्क होता है काफी कम कम हो। हो जाता है। ठीक है। तो आप फिर उसमें टू थर्ड का फिर वेट कर सकते हो। ठीक है। और आपके पास रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी है, जैसे आयरन फ्लाई हो गया, कॉन्डोस हो गया, कैलेंडर्स हो गया। तो वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि आप दुगना बेट लीजिए, वन थर्ड का दुगना, लगभग 65%, 66% या 68% बोलता हूँ मस्ती में। वहां तक आप एक्सपेक्टेशन, मैं टू थर्ड का वहां पे एक्सपेक्टेशन रखिए। क्योंकि वहां पर हम कैप्ड हैं। वहां पे कैप्टन, मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचेगा तो इससे ज्यादा तो पहुंचने वाला नहीं। तो वहां पे मतलब हम बुलेट जैकेट के साथ जा ही रहे हैं, तो या हेलमेट आपने पहना हुआ है। चोट लगेगी लेकिन ज्यादा नहीं लगेगी। तो वहां पे हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं, वहां पे डरने वाला होता है कि अगर भी मार्केट स्पाइक कर जाता है फिर वापस भी दिन रह जा जाता हाँ है। जी, हाँ जी। तो दोनों के लिए आपको डिफाइन करनी है कि आपके रिस्क का डिफाइन है या अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रॉफिट पोटेंशियल है, वहां पे वन थर्ड होगा, यहाँ पे टू थर्ड होगा। समझ। हम्म। सर, जैसे अभी हमने स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल की बात की थी, हम वहाँ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, हम्म। अगर हम सर इंश्योरेंस ऐड करते हैं तो फ्लाइज हो गई वो दोनों साइड पे, करेक्ट। हाँ तो काइंड ऑफ हम हमारा वो आयरन कॉन्डोज या आयरन फ्लाइज ही बन गई, राइट। परफेक्ट या मतलब जब भी हम फ्लाइज कर देते हैं तब हम अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज करेक्ट करेक्ट हमने करेक्ट। अपनी कॉस्ट जोड़ ली है, हमें पता है कि अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का प्रॉफिट होना था, अब वो हम्म। प्रॉफिट 70 का है, हम्म। और जो मैं पहले 35 रुपए कमाने वाला था, अब हम्म। मैं 40, 42, 45 रुपए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ ओके, समझ गया। तो मतलब शुरू में आप प्रेफर रहेगा कि स्ट्रैंगल ले लीजिए। ठीक है। हम्म। अगर 2-4 दिन सर्वाइव कर गए, हम्म। देखो उससे समय इंश्योरेंस में तो बहुत कॉस्ट होगा। हाँ वही इंश्योरेंस को 2 या 3 के बाद लूंगा तो उसका टाइम ठिटा डीके भी मिल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो सस्ता हो जाता है। तो हम्म। वैसे कीजिए। तो या तो शुरू में स्ट्रैंगल बनाइए, लेकिन दूर वाला इंश्योरेंस लेना। ओके। और जिस हिसाब करीब आ रहा है इंश्योरेंस को धीरे धीरे नजदीक ले आओ। दैट वुड बी अनदर अप्रोच।
सर आइडियल इंश्योरेंस कितने पॉइंट्स दूर होना चाहिए, अगर मतलब एक बंदे को बहुत ओवर फॉर्मूलाज ना लगाना हो, बस एक एक टिपिकल नंबर हो कि निफ्टी में लेट्स से 500 पॉइंट ऊपर नीचे ऐड कर लो या 400 पॉइंट कर लो, या फिर एक स्पेसिफिक नंबर की, फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रैडल बेच रहे हैं 200 रुपए का फॉर हाँ। एग्जांपल, तो मेरे को कितना इंश्योरेंस उसमें देना चाहिए, मतलब अगर कुछ एक उसको ट्रिक मैं दिखा। इसमें सिंपल सा रूल है, आप पे ऑफ बना लीजिए। अच्छा ठीक। ठीक है। तो पे ऑफ में देखिए कि मेरा उल्टा होता है, आम जनता सोचे कि गलत है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कमा कितने रहे हो, अच्छा। मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है। अगर मुझे बता रहा 200 रुपए तक है, हाँ। ठीक है, और मुझे वो थोड़ा सा, क्योंकि वो आयरन कॉन्डर है, जबकि मुझे उसको स्ट्रैडल का भी बिहेवियर रखना है, तो हम्म, शायद आपको भी शौक लगे। अगर मैं बोलता हूँ कि ट्रेड में अगर 100 रुपये कमाना है, तो रिस्क का कितना होने चाहिए, जो मतलब लॉस कितना होगा मैक्सिमम, लॉस कितना होगा। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मतलब अगर हम एज बना देंगे तो फिर तो। हाँ हाँ, नहीं वो इंश्योरेंस बना दे, मगर अगर 100 रुपये खाने का पोटेंशियल है, तो लॉस का हाँ। पोटेंशियल कितना होना चाहिए ट्रेड में आइडियली? सर या तो 1:1 या 1, मतलब या हाफ रखेंगे एटलीस्ट, इससे ज्यादा तो नहीं रखेंगे। हम जनता यही बोलेगी। ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर 1 रुपया कमा रहे हो तो कम से कम नीचे ठुकने के लिए 150 पॉइंट होने चाहिए, 1.5 गुना, 1.5 मेरा रूल है। ओके ओके ठीक है, ओके। उससे क्या होता है कि आपका जो रेंज होता है काफी बड़ा वाइड हो जाता है। अच्छा। तो मैं अच्छा। जब भी ट्रेड बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सोचता हूँ उसमें हमें ऊपर कितना कमाने के लिए है। अगर मुझे होता है अंडरस्टूड। 100 रुपये कमाने के लिए है, हाँ। तो मैं इंश्योरेंस उतना दूर ले जाऊंगा ताकि मुझे कम से कम 150 को लॉस आवे। अच्छा। देखिए, अगर आप 100 रुपये कमाने की इच्छा रखते हो, उस महीने अगर कुछ भी कांडों को 150 रुपये गया, तो क्या बैंक हो गए? हम्म, समझ गया मैं। तो नहीं हो गए ना। आपको रखना हाँ, पड़ेगा। बट इसका फायदा क्या होता है कि आपको जो रेंज होती है काफी बड़ी वाइड रेंज मिल जाती है। उसके बाद क्या करना है कि अभी आपका इंश्योरेंस बहुत दूर हो गया है, हाँ जी हाँ जी। ट्रेड बहुत दूर का था, तो अभी जैसे बच्चा हुआ है, तो क्या अभी से टर्म इंश्योरेंस लोगे महंगा वाला? नहीं लोगे। ऑब्वियसली। ठीक है, काइंड ऑफ बैड एग्जांपल, बट दैट इज द थिंग कि अब इंश्योरेंस नहीं लोगे। तो उसके बाद हम दो वाला इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब आ रहे हैं, हम इंश्योरेंस को नजदीक ले आना चालू करते हैं। अच्छा, समझ ये आप डाल दीजिए, फिर आप देखोगे कि आपके कभी मोस्ट ऑफ लाइक 40% या 50% ऐसे होगी, आपकी सारी नो लॉस हो जाएगी। गया। ओके ओके ओके। ठीक है, तो वो सर ये क्यों? सेम चीज हम लोग इंट्रा डे में भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन पे, या फिर क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन पे वहाँ मेरा। वहाँ वहाँ भी किया किया जा सकता है, स्मार्टली किया जा सकता अच्छा है। अच्छा। थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करनी है, ट्विकिंग करनी है, वहाँ पे भी अच्छा हम वहाँ लोग पे। करते हो जाते हैं। डन डन। या अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है सर। तो आज हमारे ऑडियंस को ट्रायंगल्स को स्टाइल कैसे बनाते हैं और ये जो प्रोसेस था इसको कैसे यूज करना है, आज उनको बहुत ढंग से समझ में आया आपसे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से हम सबको सिखाया। सो दैट इज इट सर, एंड आई होप सर डिमांड आए और ज़्यादा, एंड हम आपको दोबारा बुलाएं, आप दोबारा आ सकें हमारे पास, तो और सीखेंगे सर आपसे हम। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक सर। यू मुकुल जी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मार्केट काउंसलिंग का, काफ़ी उनका ये इनोवेटिव प्रोग्राम है, जो काफ़ी जो न्यूज़ जो बंदे आने चाहते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, आई होप उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सो मच। या सो ट्रेडर्स, आई होप आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मेक श्योर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप और सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन, स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, साइकोलॉजी, ये सारे के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। सो गो एंड चेक इट आउट।